गुड इवनिंग एवरीवन। एफ फॉर फिनोलॉजी के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। पिछले हफ्ते मार्केट ने भी ऑल टाइम हाई बनाया और सबसे ज़्यादा पॉपुलर जोमेटो का भी आईपीओ आया। तो इसी के रिगार्डिंग आज का टॉपिक है आईपीओ। इंडिया में 1 करोड़ से ज़्यादा इन्वेस्टर आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते हैं, लेकिन जहाँ पे मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है कि किसी फ्रेंड ने बोला, ब्रोकर ने बोला कि आईपीओ में पैसा लगा दो, और जनरली काफ़ी सारे लोग तो ऐसे होते हैं कि जितने भी आईपीओ आते हैं कंपनी का नाम भी पता नहीं होता, फंडामेंटल तो दूर की बात है, फिर भी वो आईपीओ में इन्वेस्टमेंट करते जाते हैं। तो आज मुझे ऐसा लगा कि आईपीओ के बारे में थोड़ी डिटेल डिस्कशन करनी चाहिए कि कौन से फैक्टर्स, कौन से टर्म्स होते हैं एक आईपीओ के रिगार्डिंग। तो उसके ऊपर हम लोग डिस्कशन करते हैं। पहला है आईपीओ का एक कोई रीज़न होता है। लेट्स से कोई कंपनी आईपीओ क्यों लाती है, आगे के एपिसोड में भी ये टॉपिक डिस्कस हुआ है कि कंपनी को फंड रेज करनी है, मतलब कंपनी को बिजनेस के लिए पैसे चाहिए, जिसका एक ऑप्शन होता है आईपीओ लाना। लेकिन आईपीओ में अगर कोई कंपनी आईपीओ लाती है तो उसके मेजर 3 रीज़न होते हैं। पहला रीज़न होता है कैपिटल रेज करना फॉर द बिजनेस एक्सपांशन, जो जनरली काफ़ी सारी कंपनियां आईपीओ लाके ये फॉर्मेट में अपना जो भी रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल करती है। सेकेंड पॉइंट होता है डेट रिड्यूस करना। जितने भी स्टार्टअप्स होते हैं उन्होंने मार्केट में से 8%, 10%, 12% के हिसाब से पैसे बोरो किए होते हैं। तो आगे अगर उनको एक्सपांशन करना है तो लोन रीपेमेंट करना भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि लोन में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट जाता है। तो आईपीओ लाने का दूसरा रीज़न होता है डेट कम करना, यानी कि अपनी लोन जो आउटस्टैंडिंग है उसको घटाना। और तीसरा पॉइंट होता है स्टेक सेल करना। क्लासिक एग्जांपल इज जोमेटो। तो जोमेटो की जो पेरेंट कंपनी है इन्फो एज, उन्होंने अराउंड 7 to 8% अपना जो इन्वेस्टमेंट था जोमेटो में वो स्टेक सेल किया, और उसकी वजह से जो पैसे मिलेंगे वो इन्फो एज को एज अ पेरेंट कंपनी को मिलेंगे। तो 3 रीज़न होते हैं कोई भी आईपीओ लाने के: फंड रेज करना, डेट रिस्ट्रक्चरिंग और स्टेक सेल। सेकेंड पॉइंट होता है आईपीओ साइज। जैसे जोमेटो की आईपीओ की साइज थी 9,000 करोड़। उसका मतलब ये हुआ कि जितना भी सब्सक्रिप्शन आएगा उसमें से 9,000 करोड़ रुपीस जोमेटो को मिलेंगे बिजनेस एक्सपांशन के लिए। सेकेंड पॉइंट होता है कि आईपीओ की ओपन और क्लोज डेट। जनरली जितने भी आईपीओ आते हैं वो 3 दिन के लिए खुले होते हैं। जैसे मंडे को आईपीओ ओपन हुआ तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे 3 दिन तक आप आईपीओ में अप्लाई कर सकते हो। वेडनेसडे के बाद आईपीओ खत्म हो जाता है और कट ऑफ टाइम जो होता है 3:30 के आसपास होता है। तो उस टाइम के बीच में आपको बिड करनी होती है थ्रू ऑनलाइन एंड ऑफलाइन प्लेटफॉर्म्स। नेक्स्ट आता है प्राइस रेंज। जैसे कोई एक शेयर अगर आप आईपीओ में खरीदना चाहते हो तो पर्टिकुलर उस आईपीओ में उसकी प्राइस रेंज होती है। जैसे जोमेटो के शेयर में 72 से 75 की प्राइस बैंड उन्होंने रखी थी। उसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको बिड करनी है तो आपको स्पेसिफिकली 72 से 75 के बीच में चूज करना होगा अमाउंट। अगर आप ये प्रॉब्लम में नहीं पड़ना चाहते तो आप कट ऑफ प्राइस भी टिक कर सकते हो, ताकि जो भी अलॉटमेंट हो वो कंपनी के कैलकुलेशन के हिसाब से कट ऑफ प्राइस पे आपको अलॉटमेंट मिल पाए। नेक्स्ट पॉइंट आता है मार्केट लॉट। मार्केट लॉट का मतलब ये होता है कि जोमेटो के केस में उन्होंने डिसाइड किया था 195 शेयर, तो आपको कंपलसरी 195 या उसके मल्टीपल में ही प्राइस में आप शेयर परचेज कर सकते हो। जैसे इंडिविजुअल शेयर में क्या होता है कि आपको अगर एक रिलायंस या एक टाटा स्टील या एक इन्फोसिस लेना है तो आप बाय कर सकते हो, लेकिन आईपीओ में ऐसा नहीं होता, आपको लॉट में ही परचेज करना होता है। तो 195 के मल्टीप्लिकेशन में आप 1 लॉट, 2 लॉट, 3 लॉट के हिसाब से आप अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट पॉइंट आता है कि आईपीओ के पार्टिसिपेंट्स कौन होते हैं। तो आईपीओ में जनरली 3 पार्टिसिपेंट्स होते हैं। एक होता है क्यूआईबी, मतलब जो क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल जो भी बैंकर होते हैं, मतलब सिंपल लैंग्वेज में म्यूचुअल फंड या इंश्योरेंस या ऐसी इंस्टीट्यूट जो स्टॉक मार्केट में बड़े पैमाने पे इन्वेस्टमेंट करते हैं। नेक्स्ट आता है एचएनआई। एचएनआई मतलब जो इन्वेस्टर 2 लाख से ऊपर की बिड करता है उसको एचएनआई इन्वेस्टर बोला जाता है, जिनके लिए एक अलग कोटा अलॉट होता है जिसमें ही उनको अप्लाई करना होता है, और
उसका अलॉटमेंट भी उसी हिसाब से उस कोटा में होता है। नेक्स्ट आता है रिटेल कैटेगरी में। आप दूसरे लोग जो रिटेल कैटेगरी में जो आईपीओ की बिड लगाते हैं, जिनकी बिड वैल्यू 2 लाख से नीचे की होती है, वो रिटेल पार्टिसिपेशन कहा जाता है। उसके अलावा एक एम्प्लॉय के लिए भी अलग कोटा होता है। जैसे पास में आईआरसीटीसी का आईपीओ आया था, जोमेटो का, अलग अलग कंपनीज के आईपीओ आए थे, तो उनमें जो भी एम्प्लॉय जो पेरोल पे कंपनी में जॉब करते हैं, उनको भी अलग कोटा दिया जाता है, तो उनमें भी वो लोग बिड करके अलॉटमेंट पा सकते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ग्रे मार्केट प्रीमियम। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कभी भी आप अगर कोई आईपीओ में अप्लाई करना चाहते हो तो 10-15 दिन पहले आप इंटरनेट पे सर्च करके उसके ग्रे मार्केट में क्या प्राइस चल रही है वो आप देख सकते हो। उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि अगर आईपीओ में मुझे अलॉटमेंट होता है तो अप्रोक्स कितना गेन मुझे मिल सकता है। फॉर एग्जांपल जोमेटो का ही लूँ तो जोमेटो का आईपीओ रिसेंटली बंद हुआ, लेकिन 15-20 दिन पहले जोमेटो में पर शेयर 15 रुपीज़ का प्रीमियम चल रहा था। उसका सिंपल मतलब ये हुआ कि स्टॉक प्राइस है 75 रुपीज़, तो इट इज़ एक्सपेक्टेड कि अगर जिस दिन शेयर्स की लिस्टिंग होगी विच इज़ ऑन 27 जुलाई, तो उस टाइम पे उसका प्राइस 90 रुपीज़ के आसपास होगा, तो उसको ग्रे मार्केट प्रीमियम बोला जाता है। उसका दूसरा भी एक लॉजिक होता है, जैसे आपने काफ़ी सारे बार सुना होगा कि एप्लीकेशन सेल होती है। एप्लीकेशन सेल होने का मतलब क्या हुआ कि पर पैन कार्ड आप एक एप्लीकेशन कर सकते हो। तो अगर आपको ऐसा करना है कि किसी के साथ डील कर दी आपने कि अगर मुझे अलॉटमेंट हुआ तो वो आपको शेयर उस पर्सन को ट्रांसफ़र करने होंगे, तो इस तरह से की जो डील होती है उसमें क्या होता है कि अलॉटमेंट होने से पहले ही वो पर्सन आपको जो भी प्रीमियम अमाउंट है, लेट्स से 15 रुपीज़ पर शेयर, तो उसके अकॉर्डिंग अराउंड 3,000 to 4,000 रुपीज़ वो आपको एडवांस में पेमेंट दे देगा। और अगर आपका अलॉटमेंट हुआ है तो अलॉटमेंट होने के बाद वो जो शेयर सेल करके जो भी अमाउंट होगी उसको आपको वो पर्सन को पे करनी पड़ेगी। तो इस तरह का जो ट्रांजेक्शन होता है उसको ग्रे मार्केट ट्रांजेक्शन बोला जाता है। फिर आता है लिस्टिंग गेन। लिस्टिंग गेन का मतलब सिंपल, आपने कोई शेयर परचेज किया या आपको अलॉट हुआ 75 रुपीज़ में और वो खुला 100 रुपीज़, तो जो 25-30 रुपीज़ का जो गेन हुआ, या परसेंटेज में बोला जाए तो 30-40% जो प्रीमियम में वो शेयर लिस्टिंग हुआ, तो उसको बोला जाता है लिस्टिंग गेन। अलॉटमेंट की प्रोसेस क्या होती है, तो अलॉटमेंट में अगर ओवर सब्सक्राइब होता है, सिंपल लैंग्वेज में मैं आपको बताता हूँ, लेट्स से आईपीओ की साइज है 9,000 करोड़ और टोटल अमाउंट की बिड आई 90,000 करोड़, तो उसका मतलब ये हुआ कि ये आईपीओ 10 गुना ओवर सब्सक्राइब हुआ है। मतलब अवेलेबल शेयर है 100 और जितनी बिड आई है वो बिड आई है 1000 शेयर के हिसाब से। तो उसका मतलब यही हुआ कि 10 में से 1 लोगों को ही अलॉटमेंट होगा, बाकी के 9 लोगों को नॉट अलॉटेड, इस तरह का स्टेटस उनके जो भी वे ऑनलाइन चेक करते हैं उसमें आएगा। तो अलॉटमेंट की जो भी प्रोसेस होती है वो लॉटरी बेसिस पे होती है, मतलब एक रैंडमली अलॉटमेंट किया जाता है। तो इसकी वजह से अगर आप आईपीओ में प्रोबेबिलिटी ऑफ अलॉटमेंट बढ़ाना चाहते हो तो एक ही इंडिविजुअल पैन कार्ड में से 2, 3, 4 या मल्टीपल लॉट में बिड करने के बजाय अगर आपके फैमिली मेंबर में 2, 3, 4 डीमेट अकाउंट है और अगर आप हर एक डीमेट अकाउंट में से एक आईपीओ की बिड डालते हो, तो प्रोबेबिलिटी के हिसाब से 3 में से 1 को, 4 में से 1 को या 5 में से 1 को आईपीओ अलॉटमेंट होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये एक टिप रहेगी कि अगर कोई आईपीओ में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करता है और उनको ज़्यादा इंटरेस्ट है आईपीओ में, तो मल्टीपल डीमेट अकाउंट में से अगर आप बिडिंग करते हो विच इज़ टोटली लीगल, तो उसके हिसाब से आपके अलॉटमेंट के चांसेस यहाँ पे बढ़ जाते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है ओवर सब्सक्राइब या अंडर सब्सक्राइब। ओवर सब्सक्राइब का मतलब मैंने आपको बता दिया कि टोटल रिक्वायरमेंट ऑफ मनी है 9,000 करोड़ और नंबर ऑफ बिड जो आई रुपी टर्म्स में वो आई 90,000, तो वो 10 टाइम्स ओवर सब्सक्राइब हुआ। काफ़ी सारे जो गलत प्राइस पे या वीक बिजनेसेस वाले भी आईपीओ आते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं कि हर एक आईपीओ को सक्सेस मिलता है, तो कुछ आईपीओ अंडर सब्सक्राइब भी होते हैं। उसका मतलब ये हुआ कि टोटल मनी रिक्वायरमेंट है 2,000 करोड़ और टोटल नंबर ऑफ बिड आई 1,500 करोड़ के आसपास, तो वो आईपीओ अंडर सब्सक्राइब हुआ, ऐसे न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में आपको देखने को मिलेगा। आईपीओ में आप कैसे अप्लाई कर सकते हो, तो ट्रेडिशनली देयर आर 2 ऑप्शन। एक, आईपीओ का फॉर्म पहले
डीमेट अकाउंट के जो आपके ब्रोकर हैं उसके अंडर में आता था, लेकिन अभी जो भी असबा करके प्रोसेस है, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। सिंपल लैंग्वेज में आपके बैंक अकाउंट से लेट से आईपीओ का एक लॉट की वैल्यू है 14,500 रुपीज़, तो आपको बैंक में जाके आईपीओ का फॉर्म भरना पड़ेगा जिसमें आपको डीमेट अकाउंट डिटेल डालनी पड़ेगी और बैंक आपकी साइन वेरीफाई करके फॉर अ सर्टेन पीरियड 14,500 रुपीज़ ब्लॉक करेगा। अगर आपको आईपीओ अलॉटमेंट होता है तो वो अमाउंट डेबिट हो जाएगी, अगर आपको अलॉटमेंट नहीं होता है तो ब्लॉक की गई अमाउंट आपकी फिर से अनब्लॉक हो जाएगी, वो आप अमाउंट आगे जाके यूज़ कर पाओगे। तो ये ट्रेडिशनल मेथड हुई। उसके अलावा अगर आपके पास नेट बैंकिंग या डीमेट अकाउंट है तो नेट बैंकिंग के थ्रू भी आप सिंपल फॉर्मेट में ये आपका डीमेट अकाउंट की डिटेल डाल के ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा गूगल पे भी ये सर्विस अवेलेबल है जहाँ पे आप वन टाइम मेथड करके ऑप्शन आता है आईपीओ के लिए, उसके थ्रू आईपीओ में आप अप्लाई कर सकते हो। दिस इज ऑल फ्रॉम माय साइड फॉर द आईपीओ। थैंक यू सो मच।